नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी महकमे में जारी बदउनवानी का खुला खेल। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली की बेइंतहा कटौती से नाराज जिला बाग के अवाम एहतजाज पर है मजबूर। और श्रीनगर में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पर खास सेमिनार मुनाकिद। गिलगित बल्तिस्तान में बदउनवानी की लानत दिनों दिन संगीन होती जा रही है। हर शोबा, हर महकमा बदउनवानी से दो चार है। ये एक ऐसा मर्ज बन चुका है जो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शोबों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यही वजह है कि पहले से ही पिछड़ा ये खित्ता और भी बदतर होता जा रहा है। यहाँ नौकरियों के मौक़ों की पहले से ही कमी थी और जो थोड़ी बहुत तकर्रुरियां हो भी रही हैं वो सब भी रिश्वत की बिना पर हो रही हैं। खासकर तालीमी शोबे का तो बुरा हाल है। जिला स्कर्दू भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। यहाँ के कुछ स्कूलों में जितने भी असातिज़ा मुंतखब हुए वे सभी बदउनवानी की बिना पर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का ग्राफ भले ही दिनों दिन गिरता जा रहा हो, लेकिन बदउनवानी का शोबा हर बीते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। कल तक जो महकमे बदउनवानी की गिरफ्त में नहीं थे, अब वो भी इसके मकड़जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। मिसाल के तौर पर महकमाई तालीम में हालिया भर्तियां शफाफ और मेरिट के मुताबिक नहीं हुई हैं। इससे नाराज अवाम गुज़िश्ता 16 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। बावजूद इसके तालीमी महकमे से कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। इस वजह से मकामी अवाम आग बबूला हो गए हैं। सिर्फ गर्ल्स मिडिल स्कूल है, नाजिमाबाद की बात नहीं है, आगे है कि और स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है स्त्रानुमा, उसका ग्रेड 1 पे भी जो है ना दजियां उड़ाया गया। रश्वतें खा के उनके आंखों में जो है ना, जो बस्ती जबान में कहा जाता है, खिड़की आ गया। एजुकेशन डायरेक्टर को वो यतीम उम्मीदवार नजर नहीं आया क्योंकि हराम का लोमा मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत खाया। वो यतीम को नजरअंदाज किया। प्राइमरी स्कूल इस्लानुमा का जो यतीम ग्रेड 1 उम्मीदवार है उसको नजरअंदाज किया गया। जब तक उसका हुकूक उसको नहीं आते हम एजुकेशन डायरेक्टर का जान नहीं छोड़ेंगे, हम उनका गिरबान पकड़ेंगे। जब तक हमारे हुकूक नहीं रहते हम एजुकेशन वालों को जीना नहीं देंगे इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी महकमे में जो तकरूरियां हुई उसमें इल्ज़ाम सिर्फ मुतालिका महकमे पर ही नहीं बल्कि वज़ीर तालीम पर भी लग रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले राजा मोहम्मद आज़म खान की रजामंदी से ही ये सारी गड़बड़ी हो रही है। इसलिए ऊपर तक शिकायत पहुंचने के बावजूद गुनहगार पर शिकंजा कसना तो दूर, मामूली कार्रवाई भी नहीं हो रही। हालांकि स्कर्दू के मकामी अवाम हार मानने को तैयार नहीं हैं और गुज़िश्ता 16 रोज से धरना दे रहे हैं। एजुकेशन स्टाफ की बेहसी इतना है कि हमने 16 दिन धरना देने के बावजूद उनका एक हमला भी यहाँ आने का जहमत गवारा नहीं किया। 16वां दिन उनका एक मुज़ाकराती टीम आया हुआ है और उनसे हमारा मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमने उनको डेडलाइन दिया हुआ कि ये इससे कबल भी ऐसा हुआ है जब वज़ीर तालीम ने सिफारिश और रिश्वत की बुनियाद पर मनपसंदों को खिलाफे मेरिट भर्ती किया। इन मनमाने फैसलों की वजह से बहुत से जायज़ हकदारों की हक तलफी हुई है। रिटन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने वालों को जानबूझकर इंटरव्यू में या तो फेल कर दिया गया या फिर बहुत कम नंबर दिए गए। महकमे के अफसरान और हुक्मरानों की लालच का ही नतीजा है कि यहाँ स्कूलों में कम तालीम याफ्ता और बाहरी लोगों को नौकरी से नवाजा जा रहा है। जिन्होंने उनको लगाया है वो 8वीं पास है और 8वीं पास आप उनको सामने लाए हैं, ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है और वो सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट दे के उनको इधर लाया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम ही बिल्कुल सड़ चुका है।
वज़रा से लेकर अफसरान तक तकरीबन सभी लोग पूरी तरह बदउनवानी में मुलव्विस हैं। अफसरान की लालच का ही नतीजा है कि यहाँ कम तालीम याफ्ता और बाहरी लोगों को नौकरी से नवाजा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ बदउनवानी का निज़ाम पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तानी हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स जहाँ भी गए अपने साथ रिश्वत का निज़ाम साथ ले गए। रिश्वतखोरी का ये कल्चर पाकिस्तान में भी है और उसके कब्जे वाले इलाकों में भी। ज़रा अंधेर गर्दी तो देखिए कि इंटरव्यू के लिए गए बहुत से लोगों को 1 मिनट का वक्त तो देना भी इन लोगों को गवारा नहीं हुआ। मैं इंटरव्यू के दिन गया था, डायरेक्टर साहब और बट साहब ने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा, मुझे शट अप कहा, खामोश बैठने को कहा। अच्छा, डायरेक्टर साहब। तो आप इतने टाइम से, जब अब 2018 मार्च से आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए उसका कोई मुआवजा आपको दिया जा रहा था? नहीं दिया है मुआवजा। यानी आप फ्री में, आप वॉलंटियर के तौर पर आप काम कर रहा है। तो आज आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, किसी दूसरे बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ, तो आपकी क्या फीलिंग्स है? बहुत अफसोस की बात है ना, मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, वॉलंटियर काम कर रहा हूँ इधर, फिर भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, फिर भी ऑर्डर नहीं किया, किसी और को किया ना। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से स्कूल घोस्ट स्कूल में तब्दील हो गए हैं। बेशतर स्कूल ऐसे हैं जहां आज तक कभी असातिज़ा गए ही नहीं। बहुत से तो ऐसे हैं जो पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए, लेकिन कभी तालीम देने नहीं गए। हाँ, उन्हें तनख्वाह हमेशा वक्त पर मिलती रही। ये असातिज़ा इसलिए मनमानी करते फिर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम ही बिल्कुल सड़ चुका है। इसलिए असातिज़ा स्कूलों की बजाय प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे और तालीम और तरक्की का मयार जो आगे बढ़ना चाहिए था वो पीछे होता गया। गिलगित बल्तिस्तान में खुलेआम बदउनवानी का खेल चल रहा है, लेकिन इसे देखने और रोकने वाला कोई नहीं है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के अहम तरीन एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोगों को बेहतर किस्म की ज़रई पैदावार से अच्छी आमदनी मुहैया कराने के लिए इंतजामिया पुरजोर तरीके से कारफरमा है। इसके लिए पहले से ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर शहर में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर से आए शोबा ज़राअत के माहिरीन ने अपनी राय का तबादला ख्याल किया। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और इससे जुड़े शोबों को करीब से समझते हुए इसे मजीद बेहतर बनाने के सभी मुद्दों पर गौर ख़ौस किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है श्रीनगर का शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन श्रीनगर की जानिब से 3 रोजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट ट्रेंड्स इन प्लांट बायोलॉजी नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद यहाँ आए साइंसदानों के दरमियान प्लांट बायोलॉजी में होने वाली जदीद तरीन तब्दीलियां और शोबे में तजुर्बों को साझा करना था। यहाँ पे कई बाहर से भी लोग आए हुए हैं। CSIR की जो सिस्टर लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ से लोग आए हैं और बाकी भी इंस्टीट्यूट्स आए हैं। तो इसी पे डिस्कशन अलग अलग एरियाज़ में कर रहे हैं कि कैसे आगे रिसर्च किया जाए जो इस रीजन को नेशनल लेवल पे एक बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स में, एग्रीकल्चर प्लांट्स में और एरोमा प्लांट्स में। एरोमा मिशन बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे लगता है इसका यहाँ पे और इससे फ़ायदा यहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको भी पता चलेगा किस किस डायरेक्शन में रिसर्च चल रही है और कैसे उनका भी योगदान होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन UT ऑफ J&K। हिमालय की गोद में बसे वादी के इलाकों में ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो सेहत के लिहाज से बिल्कुल मुफीद हैं।
ایسے میں اس خاص پروگرام کے ذریعے مقامی نوجوان سائنسدانوں کو پلانٹ بائیو ٹیکنالوجی سے جڑے نئے معلومات کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ مقامی نوجوانوں کو ملک کے دیگر حصوں سے آئے ماہرین کے نئے سائنسی تجربوں اور طریقہ کار کو آپسی بحث مباحثوں کے ذریعے اس میں موجود خامیوں اور خوبیوں پر غور کرنے کا موقع ملا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے پروگرام بار بار منعقد کروانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں انوویٹو آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سائنس میں۔ ان کے ابھی جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پلانٹ بائیو ٹیکنالوجی کا ہے، پلانٹ بائیو ٹیک ہے، تو ہم فیلڈ میں کیا کیا کر سکتے ہیں، تو مجھے بہت سارے آئیڈیاز ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں کہ میں اپنے فیلڈ میں اور کیا کیا ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہوں، کیا کیا میں بینیفٹ ان سے لے سکتا ہوں۔ تو ہم یہ اٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ آئیڈیا مل جائے، کیونکہ سائنٹسٹ آلریڈی ان سے ہمیں آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ہم اس میں کیا کیا آگے میں فیلڈ میں کر سکتے ہیں۔ شری نگر کا یہ پروگرام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جموں کشمیر کے انتظامیہ قدرت کے مختلف وسائل کے واجب و مکمل استعمال کے لیے سائنس کے ایسے بیداری پروگرام کروانے کے لیے کوشاں ہے، جہاں ایک ہی جگہ پر ملک کے معروف سائنسدان عمدہ کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپس اور طرح طرح کے میڈیسینل پلانٹس کے تمام نکایات پر غور کر رہے ہیں، تاکہ مستقبل میں بڑی تعداد میں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کی میٹنگز کنڈکٹ کریں تاکہ ہم اپڈیٹڈ رہیں نالج سے، کیونکہ ہم سارٹ آف کٹ آف رہتے ہیں جب ہم ایسی میٹنگز کنڈکٹ کریں گے۔ آبویسلی ہم دیکھیں گے اکراس انڈیا کیا ریسرچ ہو رہی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو لگے گا ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ریسٹ آف دا ورلڈ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، ہمیں کتنا گیپ برج کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ایکسپوجر دیں، اس طرح کی میٹنگز کنڈکٹ کریں تاکہ وہ باہر کے سائنٹسٹ کو سنیں اور اس طرح سے ان کا وہ لیول بنے، وہ اسٹینڈرڈ بنے کہ ان کو کہاں تک پہنچنا ہے۔ پلانٹ بائیولوجی کی ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کو اکونومی میں پرائمری سیکٹر کا مقام حاصل ہے، اور جموں کشمیر میں تو اس کے ذریعے مقامی کاشتکاروں اور باغبانوں کی آمدنی بڑھانے کا چلن بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں آئندہ وقت میں وادی کا یہ پروگرام لوگوں کی بہبودی کے ساتھ جموں کشمیر کی ترقی میں میل کا پتھر ثابت ہوگا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ شاہ غلام جیسے غداروں کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان کے شکنجے میں پھنس کر سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم لوگ پاکستان سے آزادی لے کر ہی رہیں گے۔ ایک طویل عرصے سے آپ جیسے لوگ ہمیں پہلے بھی روکنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں، اور آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ فیل ہو کر رہیں گے۔ پامیر ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں بارش سے لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں عوام اور مویشیوں کے لیے کھانے کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ شاہ فہد نے ٹویٹ کیا ہے کہ موجودہ وقت میں پاکستان بھاری سیلاب کی زد میں ہے، جبکہ گلگت بلتستان کانسٹیٹیوشنل ڈول ڈرم میں مبتلا ہے، جس میں ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے۔ انفارمیشن اینڈ پی آر گاندربل نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری نگر گاندربل انلینڈ واٹر ٹرانسپورٹ سسٹم کو دوبارہ بحال کیا۔ اس سمت میں صوفی سنت سید قمر الدین بخاری کے عرس کے موقع پر ایل جی نے زیرو برج سے بوٹس اور شکارا کے ایک بیڑے کو فلیگ آف کیا۔ نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ شوپیاں بوائے حافظ پرویز لون نے نیٹ انٹرنس ایگزام میں 99.99% سکور کرتے ہوئے 10واں مقام حاصل کیا ہے۔ اس بات کے لیے پورا کشمیر فخر محسوس کر رہا ہے۔ احساس کشمیر نے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ بس ڈل جھیل کی وائبس۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سرکاری چینل پی ٹی وی نے اپنی ایک خبر میں پروپیگنڈا پھیلاتے ہوئے کشمیریوں پر بھارتی حفاظتی عملے کی جانب سے ظلم کا سلسلہ جاری رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ حقیقت میں حفاظتی عملے نے اننت ناگ میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے حزب المجاہدین کے دانش احمد بھٹ اور بشارت نبی لون نامی دونوں آتنکیوں کو مار گرایا، لیکن پی ٹی وی ہمیشہ سے ہی بھارتی فوج کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کی گئی کارروائی کو ظلم و ستم کا نام دیتا آیا ہے، جبکہ مارے گئے یہ دونوں دہشت گرد سال 2019 سے ہی مختلف آتنکی وارداتوں کو انجام دیتے اور معصوم شہریوں کو اپنا نشانہ بناتے آئے تھے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی کی دقت اتنی ہی پرانی ہے جتنا اس علاقے پر پاکستانی قبضہ۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اب اس کی چرچا زیادہ ہوتی ہے۔ آج سے 7 دہائی قبل جب کچھ ہی گھروں میں بجلی ہوتی تھی تب اس بات کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن 70 سے 80 کی دہائی کے بعد جب بجلی کا پروڈکشن بڑھا اور شہروں کے بعد گاؤں قصبوں میں بجلی دی جانے لگی تو مظفر آباد اور میرپور کے شہری عوام کو احساس ہونے لگا کہ ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ بجلی کٹوتی شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس کا سمے بڑھتا گیا۔ 2022 آتے آتے حال یہ ہو گیا کہ بجلی کچھ دیر کے لیے ہی رہنے لگی، نتیجتاً اس کی مخالفت بڑھنے لگی، اور ایسا ہی کچھ ضلع باغ میں دیکھنے کو ملا۔ دارالحکومت مظفر آباد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور واقع باغ ضلع بے حد خوبصورت ہے۔ ہرا بھرا اور پھلدار درختوں سے گھرا یہ علاقہ پہلی نظر میں دیکھنے سے ہی بے حد حسین لگتا ہے۔ نہ زیادہ آبادی نہ ہی زیادہ شور شرابہ۔ یہاں کے عوام جتنے سیدھے اور محنت کش ہیں اتنا ہی اپنے حقوق کے لیے سجگ بھی۔ یہ علاقہ تاریخی احتجاج کا گواہ بھی رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے ایسے ہی احتجاج کی ضرورت آ گئی ہے۔ موجودہ وقت میں یہاں بجلی کٹوتی کچھ زیادہ ہی عروج پر ہے، جس کے خلاف مقامی عوام متحد ہو رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آزاد کشمیر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ تقریباً 3400 میگا واٹ کے قریب ہے، جبکہ ہماری ضرورت ٹوٹل 300 یا 350 ہے۔ ہم چونکہ اس سے پہلے بھی احتجاج کر چکے ہیں بہت کافی دفعہ بجلی کے اس ایشو کے اوپر، اور 16 18 گھنٹے کی بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے حکومت آزاد کشمیر کر رہی ہے۔ بجلی کٹوتی ہر روز کا مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک ضلع یا خطے کا نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا ہے، کہیں کم تو کہیں زیادہ۔ حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ حکومت کی نظروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی کم ہے، جبکہ اپنے لیے انہیں 1 منٹ بھی بجلی ندارد رہنا گوارا نہیں ہے، چونکہ باغ ضلع کا شمار پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں تو بجلی کے گھنٹے بھی نہیں گنے جاتے۔ یہاں کب لائٹ آئی اور کب چلی گئی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کا یہ جو پروٹیسٹ ہے یا پروگرام ہے، یہ آج سے قبل یہاں پہ محکمہ برقیات کے ذمہ داران نے یہ کہا کہ 30 تاریخ تک ہم اس کو مکمل لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیں گے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ تو آج جو ہے عوام چونکہ 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، جس طرح مجھ سے قبل اسد بھائی نے بات کی کہ 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے بلات کا ایک طوفان جو ہے، اس کے خلاف ہم یہاں پہ سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان کی غلامی میں زندگی بتانے پر مجبور اس خطے میں محض بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بجلی کے بلات بھی ایک بہت شدید مسئلہ ہے۔ عوام کا سیدھا الزام ہے کہ یہاں بجلی کے بل نے ان کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ جب بجلی ملتی ہی نہیں تو بھلا لوگوں کے بل اتنے زیادہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کسی بھی گھر میں 2-4 ہزار روپے کا بل آنا تو عام بات ہے، اور اگر محکمہ برقیات کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا تو یہ بل 10,000 تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔
और अगर तयशुदा मुद्दत के भीतर इसकी अदायगी नहीं हुई तो फिर आम आदमी को कोई मोहलत नहीं मिलती। जो बिजली इस वक्त इनको बेची जा रही है, जो इनको मिल रही है, वो 2 रुपए कुछ पैसे फी यूनिट में इन्हें मिल रही है, लेकिन लोगों से ये 13-14 रुपए प्लस फी यूनिट चार्ज कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है, एक तो लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, दूसरा जो है मुख्तलिफ जो टैक्सीज हैं बिल्लात की मद में, उनका फौरी तौर पे उनको ख़त्म कर दिया जाए और फ्री बिजली इस खित्ते के अंदर बसने वाले लोगों को प्रोवाइड की जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तमाम सरकारी महकमे ऐसे हैं जिन्होंने एक तवील मुद्दत से बिजली का बिल भरा ही नहीं। इसके अलावा बहुत से अफसर, सियासतदान, वज़रा भी बिल जमा न करके सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि इन पर कोई कार्रवाई हो। बड़े लोगों पर हाथ डालने की ना तो किसी में हिम्मत है और ना ही यहाँ ऐसी रिवायत रही है। जीना मुश्किल है तो आम आदमी का, जिसकी तालीम, तिजारत और कारोबार ये सभी लाइट न रहने की वजह से बर्बाद हो रहा है। यहाँ इंतज़ामिया की तवज्जो मसाइल के मुस्तकिल हल की नहीं होती, बल्कि किस तरह मामले को टाला जाए या उसे ख़त्म किया जाए, इस पर मबनी होती है। अगर सेक्रेटरी साहब के पास इख्तियारात हैं तो सेक्रेटरी साहब को यहाँ आने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आ रहे? बार बार लोग सरापा एहतजाज हो रहे हैं और वो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन ऐसे ही लॉलीपॉप देने के लिए वो यहाँ ना आए। अगर उन्होंने आना है, यहाँ रिटन एग्रीमेंट करेंगे, तब जाके हम इस मुजाहरे को ख़त्म करेंगे। न जाने ऐसा क्या है कि आसानी से कही गई बात न तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों की समझ में आती है और न ही उनके ऊपर बैठे पाकिस्तानी आकाओं के। इसलिए यहाँ बिजली न आने का मसला हो या कोई और मामला, जब तक अवाम एहतजाज न करें, हुक्मरानों का गिरहबान न पकड़ें, तसादुम न करें, इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ ऐसे हालात कल भी थे और आज भी हैं। जुल्म के सामने हम नहीं मानते, जुल्म के सामने हम नहीं मानते। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली के बेइंतहा कटौती से ना जाने आवाम को कभी निजात मिलेगी भी या नहीं। बहरहाल एक बार फिर से वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के दूर दराज इलाकों में लोगों को आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात से फायदा पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के मातहत सेहत स्कीम पर अमल किया जा रहा है। इस अहम तरीन कौमी मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गांवों और शहरों के साथ साथ सरहदी इलाकों में भी लोगों का गोल्डन कार्ड तेजी से बनवाया जा रहा है, ताकि इन इलाकों के लोगों को अपनी छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी से मिल सके। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को तिब्बी इदारों में बीमारियों का बेहतर इलाज और मुआवजा दस्तयाब हो, इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना पर पुरजोर तरीके से अमल किया जा रहा है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के मकामी अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देना है। इसके तहत गोल्डन कार्ड बनवाए जा रहे हैं। नतीजतन दूर दराज इलाकों के मकीन गोल्डन कार्ड के जरिए तिब्बी इदारों में 5 लाख रुपए तक के टेस्ट, अद्वियात और इलाज का फायदा उठा रहे हैं। इसकी मिसाल सरहदी जिला पुंछ में देखने को मिल रही है। कि एक बंदे को जब ऑपरेशन करवाना पड़ता था, उसका कम से कम बाहर से जब सामान मेडिसिन वगैरह लाएगा 5-7 हज़ार रुपया तो उसका खर्च होता था। तो अब गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, तो गरीब के लिए 10 रुपये भी बड़े मैटर करते हैं। 5,000 अगर उसका 10,000 बच रहा है तो इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट। और लोगों को यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही फैसिलिटी मिल रही है। मैं यही लोगों को कहूँगा कि जो लोग रह गए हैं वो भी अपना कार्ड बनवा लें, और जो बंदा अस्पताल में अंदर एडमिट होता है तो उसको आयुष्मान भारत में हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देंगे। गवर्नमेंट की स्कीम है कि एक फैमिली के लिए साल में 5 लाख तक अगर उसका एक्सपेंडिचर होगा अंदर अस्पताल में एडमिशन का, तो वो गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है। तो लोगों के लिए, खासकर गरीब गुरबा लोग, BPL वाले लोग, दूर दराज के जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बेनिफिट ले सकते हैं।
पुंछ के इस तिब्बी इदारे में मरीजों का इलाज करवाने आए तीमारदारों का मानना है कि इस फ्लैगशिप स्कीम के जरिए इन्हें महंगे से महंगे इलाज में काफी मदद मिल रही है। यही वजह है कि सरहदी जिले के दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में लोग PMAY स्कीम के जरिए प्रोस्टेट कैंसर, बाईपास ग्राफ्ट, डबल वॉल्व रिप्लेसमेंट, स्कल बेस सर्जरी और ऐसे ही कई मोहलिक मर्ज का इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मंसूबे के तहत मरीज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन और इलाज के 15 दिनों तक टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स के खर्चों को भी कवर किया जाता है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि टेस्ट वगैरह हमारे जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त में हो रहे हैं और 5 लाख तक मतलब हम इलाज वगैरह इससे करवा सकते हैं। टेस्ट हैं और मेडिसिन वगैरह हैं, कोई भी टेस्ट है वो हम इस गोल्डन कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं। बात अगर जिला पुंछ में इस मंसूबे से जुड़े एदादो शुमार की हो तो यहाँ पर 80% मकामी लोगों के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। 1072 मेडिकल मामलों में मरीज मुस्तफीद हुए हैं, जिनमें 194 केस डायलिसिस से जुड़े हुए हैं। सर, हम यहाँ पे डायलिसिस 2 साल से करवा रहे हैं। बहुत अच्छा डायलिसिस होता है यहाँ पे। हम गोल्डन कार्ड से करवाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो उसके बाद हमें मेडिसिन भी मिलती है, इंजेक्शन वगैरह भी। तो 4 घंटे का डायलिसिस होता है हमारा। तो स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे। तो पहले हमें प्राइवेट करवाना पड़ता था, 1-2 महीने करवाया, उसके बाद 2 साल हो गए यहाँ पे रेगुलर करवा रहे हैं हम। बहुत अच्छा डायलिसिस करवाते हैं और हमें इस गोल्डन कार्ड का बहुत बेनिफिट है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान शोबाए सेहत में जदीद तरीन तब्दीलियों का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को डोर स्टेप पर ही इलाज दस्तयाब हो रहा है। ऐसे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना लोगों को तिब्बी खिदमात देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है और इस मंसूबे का मुफ्त फायदा उठा रहे लोग यकीनन मुस्बत इक़दाम को बड़ी नेमत मान रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।